दोस्तों आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा केस जिसने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। और हाँ यार, यहाँ पर रेगुलर वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी, सो आप प्लीज ध्यान रखिएगा। जरा इस लड़की से मिलिए जिसका नाम मरिया था। इसकी उम्र 19 साल और ये रशिया की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। फोटोग्राफी और आर्ट का इसे बहुत ज्यादा शौक था। जहां जाती वहां अपना कैमरा अपने साथ लेकर जाया करती थी ताकि कुछ अच्छी फोटोज वगैरह क्लिक कर सके। जहां ये रहा करती थी उस एरिया को रशिया में बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन फिर ये कांड हो गया। वैसे तो आज भी माना जाता है, लेकिन इस केस को जो भी लोग याद करते हैं, यकीन मानिए उनके दिल में एक डर सा बैठ जाता है। दिन था 8 नवंबर 2014 का, जब रात के टाइम पर मारिया ने अपने एक दोस्त इरीना को फोन किया और कहा कि वो आज रात उसके पास आएगी और उसके साथ ही रुकेगी। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, कॉलेज में भी एक साथ पढ़ रही थी और इन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और तब यहाँ पर मरिया ने इरीना को फोन किया और कहा कि वो घर से निकल चुकी है और कोई टैक्सी वगैरह वो नहीं कर रही, क्योंकि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है। वो रास्ते में ही अपने घर चला जाएगा। वो पैदल चलते चलते अपने बॉयफ्रेंड को घर छोड़ेगी और उसके घर से फिर वो पैदल चलते हुए ही इरीना के घर पहुंचेगी। ऐसा यहाँ पर मरिया ने इरीना को कहा था, लेकिन बाद में एक इंटरव्यू में इरीना ने बताया कि शायद वो अकेली ही आ रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं था। तकरीबन रात के 10:20 पर यहाँ मरिया ने फिर से इरीना को फोन किया और कहा कि वो उसके घर से तकरीबन 3.2 किलोमीटर दूर है और वहां से पैदल चलकर उसके घर तक आने में उसे 40 मिनटों के आसपास का समय लगेगा। तकरीबन 42 मिनट बीत गए और अब 42 मिनटों बाद मरिया ने इरीना को एक टेक्स्ट मैसेज किया जिसके अंदर लिखा था कि वो बेलेंसगोगो चौक पर पहुंच चुकी है और यहां से चलकर पैदल आने में तकरीबन 10 से 15 मिनट उसे और लगेंगे। लेकिन 10-12 मिनटों को छोड़िए 20 मिनट बीत गए। अब यहाँ इरीना को थोड़ी सी टेंशन होने लगी थी। उसने मरिया को फोन किया और पूछने लगी कि वो कहां पर है। मरिया ने कॉल उठाया, लेकिन उसने बहुत ही घबराई हुई आवाज में कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और इसी घबराहट के बीच मरिया ने खुद ही यहाँ फोन कट कर दिया। यहाँ मरिया ने इरीना को बताया ही नहीं कि वो आखिर है कहाँ पर और वो इतनी जल्दी में गहरी सांसें लेते हुए फोन पर जवाब क्यों दे रही है, वो किसके साथ है, वो कहाँ पर है, उसने कुछ नहीं बताया। इरीना के मुताबिक इस फोन कॉल पर मरिया बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। कुछ मिनट और बीते, यहाँ इरीना बहुत ज्यादा परेशान होती जा रही थी। उसने दोबारा फोन किया मरिया को और दोबारा यहाँ पर मरिया ने फोन उठाया और सिंपली 2-3 वर्ड्स में यहाँ उत्तर दिया कि मैं नहीं आ रही, और ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। इस फोन के कट होने के बाद इरीना को और ज्यादा टेंशन होने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। अपनी टेंशन को दूर करने के लिए उसने फिर से यहाँ मरिया को फोन करने की कोशिश करी, लेकिन अब यहाँ पर मरिया का फोन बंद हो चुका था। ये बिल्कुल अंतिम बार था जब किसी ने मरिया की आवाज सुनी थी। उसके बाद मरिया के साथ क्या हुआ, मरिया कहाँ गई, मरिया के साथ आखिर कौन था और मरिया इतनी घबराई हुई क्यों थी, इसके उत्तर आज तक पता नहीं चले। वो ना ही अपने घर पहुंची और ना ही इरीना के पास पहुंची। इस लास्ट कॉल के कट होने के बाद जस्ट मारिया इस दुनिया से ही गायब सी हो चुकी थी। 9 नवंबर 2014 की सुबह हो गई और अब तक यहाँ इरीना की रात बहुत मुश्किल से कटी थी। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि आखिर मारिया उसके पास क्यों नहीं आई, उसके साथ क्या हुआ। वो यहाँ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे उसकी दोस्त आने वाली थी, लेकिन उसके साथ उसकी 2 बार फोन पर बात हुई और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। अब उसका फोन बंद आ रहा है, प्लीज आप उसको ढूंढने की कोशिश करिए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। तकरीबन 77 पुलिस वाले एक साथ टीमें बनाकर मारिया को अब ढूंढने के लिए निकल चुके थे। उन्होंने हर आसपास के जंगल को अच्छे से खंगाला, हर घर को अच्छे से खंगाला जो कि लावारिस पड़ा हुआ था, और उनकी मेहनत तो रंग लाई, लेकिन ये रंग बहुत दिल दहला देने वाले थे। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे और 10 नवंबर 2014 की शाम को यहाँ मारिया की लाश एक लावारिस पड़े हुए घर के बेसमेंट के अंदर पड़ी हुई मिली। जब पुलिस ने उसकी लाश को देखा तो वो भी हैरान थे। क्योंकि यहाँ मारिया के दोनों हाथ और दोनों पैरों को बहुत कसकर बांधा गया था, और ना सिर्फ बांधा गया था बल्कि उनको पीछे से एक साथ जोड़कर यहाँ टाइटली स्ट्रक किया गया था। उसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक स्कार्फ ही लिपटा हुआ था। उसके बाकी के कपड़े कहाँ थे वो आज तक हमें पता नहीं चल पाया। अभी तक जहां पुलिस मरिया को ढूंढ रही थी, अब पुलिस को मरिया तो मिल चुकी थी, लेकिन अब पुलिस को मरिया के कातिल को ढूंढना था। क्या पता वो कातिल एक था या फिर कातिल बहुत सारे थे। तुरंत यहाँ पर मरिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और यहाँ डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ना सिर्फ यहाँ पर मरिया के साथ बहुत गंदी मार पिटाई की गई थी, बल्कि उसका यहाँ रेप भी किया गया था। ये सब काम करने के बाद उसकी दम घोट कर जान ले ली गई। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ ये थी कि ना ही मुंह पर ना ही गले पर
यहाँ किसी तरह के भी कोई निशान नहीं थे जो ये साबित कर पाए कि यहाँ मरिया का गला दबाया गया हो या फिर उसका दम घोटा गया हो। पुलिस ने इस क्राइम सीन की अच्छे से जांच करी और यहाँ फाइनली पुलिस को एक डीएनए सैंपल मिला। पुलिस ने उस डीएनए सैंपल को अपने फोरेंसिक डाटाबेस के अंदर सर्च किया, लेकिन वो डीएनए सैंपल किसी से भी मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के ऊपर पूरा दबाव था इस केस को सुलझाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लड़की की बेरहमी से जान ली गई थी, उसके साथ बलात्कार किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस को एक केस किसी भी हाल में सुलझाना था। तो यहाँ पुलिस ने एक अपनी ही थ्योरी बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ मरिया का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, इसी की वजह से उसको यहाँ चोटें लगी हों और वो ड्राइवर जिसने यहाँ मरिया के साथ एक्सीडेंट किया होगा, उसने मरिया की लाश को उठाया और जस्ट सिंपली उसके हाथ पैरों को बांधकर यहाँ इस लावारिस पड़े घर की बेसमेंट में डंप कर गया। लेकिन अब तक आम पब्लिक को पता चल चुका था कि यहाँ ना सिर्फ मरिया के साथ मार पिटाई की गई थी बल्कि उसका रेप भी किया गया था। तो किसी को भी पुलिस की ये थ्योरी हजम ही नहीं हुई। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करने स्टार्ट कर दिए और इसका पता लगाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाया। पुलिस को भी अब अपना पूरा जोर लगाना पड़ा। पुलिस ने आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला और यहीं से पुलिस को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली फुटेज हाथ लगी। जी हाँ, 8 नवंबर की रात तकरीबन 11:05 पर मरिया को इस चौराहे से क्रॉस करते हुए देखा गया। यहाँ एक पब्लिक सीसीटीवी लगा हुआ था और इसी सीसीटीवी कैमरे में मरिया कैद हुई। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये थी कि मरिया इरीना के घर की तरफ जाने की बजाय बल्कि उससे उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। अगर यहाँ मरिया को इरीना के घर की साइड आना था तो ये फुटेज बिल्कुल उल्टी होती। जिस साइड मरिया जा रही है वहां से निकलकर उसे राइट साइड जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था। मरिया लेफ्ट साइड जा रही थी। लेकिन ये फुटेज यहीं नहीं रुकी। सिर्फ 30 सेकंड बाद ही यहाँ एक और अजीब और संदिग्ध आदमी मरिया का पीछा करते हुए दिखाई दिया। यह आदमी कौन था? इसके सिर पर बाल नहीं थे। अब यहाँ इसकी ही पहचान करनी थी कि ये कौन था और मरिया का पीछा क्यों कर रहा था। हैरानी वाली बात यहाँ ये भी थी कि मरिया की लाश जहाँ मिली वो इस सीसीटीवी कैमरे से सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर दूर जगह थी। जैसे ही ये फुटेज पुलिस को हाथ लगी, पुलिस तुरंत समझ गई कि यही आदमी उनका मेन सस्पेक्ट है और इसको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा मरिया के बारे में या फिर उसके मर्डर के बारे में। 11:02 पर यहाँ मरिया को इरीना ने फोन किया था और ये फुटेज थी 11:05 की। मतलब साफ था इस फुटेज में यहाँ मरिया जरूर इस किलर को इन रास्तों में उलझाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उल्टे सीधे रास्ते फॉलो कर रही होगी। वो यहाँ परेशान थी, उसे पता लग चुका था कि उसके पीछे कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है और इसीलिए वो इस आदमी का ध्यान बटाने के लिए इधर उधर जा रही होगी। शायद ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने मरिया को पहले ही पकड़कर कहीं डरा दिया हो कि तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा या फिर तुम मदद के लिए किसी को फोन वगैरह नहीं करोगी। हो सकता है इसी से परेशान होकर यहाँ मरिया ने इरीना को वो बात कही हो कि मैं नहीं आ रही। जब यहाँ मरिया के फोन की लोकेशंस की जांच की गई तो यहाँ पता चला कि मरिया बहुत तेजी में चल रही है। जी हाँ, उसको यहाँ पता चल चुका था कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पैदल चलने वाला व्यक्ति आमतौर पर बहुत कम स्पीड में चलता है। लेकिन यहाँ फोन लोकेशन के हिसाब से मरिया की लोकेशन बहुत जल्दी ट्रैवल कर रही थी, मतलब वो भागकर बचना चाह रही थी। और इसके बाद यहाँ मरिया की लोकेशन और ज्यादा तेज हो गई और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी तेज पैरों से चल सके। जी हाँ, बिल्कुल साफ था यहाँ पर मरिया का किडनैप हो चुका था, उसे किसी साधन में किडनैप करके रखा गया था। अब यहाँ क्राइम सीन कुछ ये हुआ होगा कि जरूर उस व्यक्ति ने मरिया को पहले पकड़ा, उसको अपनी गाड़ी वगैरह में बैठाया, उसके हाथ पैर बांधे, उसके मुंह के ऊपर कुछ बांध दिया होगा ताकि यहाँ मरिया चिल्ला ना सके और उसके बाद कहीं और ले जाकर मरिया का और उसके बाद यहाँ उसने मरिया का सेलफोन लिया होगा, उसको स्विच ऑफ किया होगा, जिसके बाद गाड़ी को किसी और लोकेशन पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया होगा। इस घटना को अंजाम देने के बाद मरिया के साथ मार पिटाई की गई, उसकी जान ली गई, उसका दम घोटा गया और वापस गाड़ी में लोड करके उसे यहाँ इस लावारिस पड़े घर की बेसमेंट में फेंक दिया गया। मेरी थ्योरी यहाँ यही कहती है कि जरूर ऐसा ही कुछ हुआ होगा। 9 नवंबर की सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास एक और सीसीटीवी फुटेज कैप्चर की गई और इस सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल वही व्यक्ति दिखाई दे रहा था जो कि पिछली रात को मरिया का पीछा करते हुए दिखाई दिया था और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे ये आदमी मरिया का कत्ल करके उसकी लाश को डंप करके अब वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। आप खुद यहाँ पर देखिए, क्या आपको यह आदमी और वो पिछली रात वाला आदमी जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था, क्या ये दोनों आपको सेम नहीं लग रहे? जब पुलिस ने इस आदमी की फोटोज को पब्लिक के सामने रखा तो यहाँ इसकी पहचान भी हो गई। जी हाँ, बहुत से लोग सामने आए जिन्होंने कहा कि यह आदमी बिल्कुल विटाली कोजियाक नाम के एक आदमी से मेल खा रहा है।
उसका भी शरीर बिल्कुल कुछ ऐसा ही था। आप जरा देख लीजिए कि ये विटाली कौन था। जी हाँ, जो आदमी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2018 में पुलिस के हत्थे चढ़ा था क्योंकि इसने 11 साल की एक लड़की के ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया था। इसके द्वारा मारे गए चाकू सीधा उस लड़की के दिल में जाकर लगे थे, लेकिन किस्मत से, जी हाँ, वो लड़की बहुत ज्यादा किस्मत वाली थी कि दिल में चाकू लगने के बाद भी वो किसी तरह सरवाइव कर गई। हैरानी वाली बात यहाँ ये भी थी कि विटाली बिल्कुल इसी रोड पर ही रहा करता था जहां मरिया को अंतिम बार देखा गया था। अब यहाँ पर विटाली की हिस्ट्री थी महिलाओं को टारगेट करने की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहला सस्पेक्ट बना पुलिस का विटाली। पुलिस ने विटाली को झपा और जबते ही उसे पूछताछ स्टार्ट की गई। यहाँ विटाली ने मुंह खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि जिस कांड की आप बात कर रहे हैं उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस के पास एक डीएनए था जो कि पुलिस को उस क्राइम सीन से यानी कि बेसमेंट से मिला था। पुलिस ने तुरंत इस डीएनए के साथ विटाली के डीएनए को मैच किया, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ विटाली का डीएनए उस डीएनए से मैच नहीं हुआ, जिसका मतलब यहाँ साफ था कि ये बंदा विटाली नहीं था जिसने मरिया के साथ कुछ किया हो। इस रिजल्ट के बाद विटाली को इस केस से क्लीन चिट दे दी गई। आज तक भी ये जो फुटेज में आदमी आपको दिख रहा है ये कौन था ये पता नहीं चल पाया। रशियन पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया इस आदमी को ढूंढने के लिए, लेकिन किसी ने भी इसकी पहचान नहीं करी। मेरे ख्याल से अगर इस आदमी का यही काम है, इसका दिमाग ऐसा कुछ हो चुका है, तो ये जरूर कोई ना कोई आगे कांड जरूर करेगा, या क्या पता कर भी दिया हो और अभी तक सामने ना आया हो। आपको क्या लगता है इस केस के अंदर आखिर क्या हुआ होगा? अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मुझसे इंस्टा पर बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहां फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तामसिन 54 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।